हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल tut.com में। और आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर फिजिक्स सीरीज के अंदर। फिजिक्स के 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं आपका फिजिक्स का 3rd चैप्टर शुरू। पेस बहुत अच्छा चल रहा है हमारा फिजिक्स का। 3rd चैप्टर पर हम लोग आ चुके हैं एंड वो सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से हो रखा है। आपका सपोर्ट है तभी हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं एंड आई वॉन्ट ये सपोर्ट कंटिन्यू रहे। तो जो न्यू चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन चैप्टर है। अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स को खतरनाक माना था, है ना। खतरनाक मैं कहूंगा नहीं है, फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं है। जहां पे न्यूमेरिकल की बात आती है वहां थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है। रीजन बीइंग आपको निकालना नहीं आता कि उस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, वो भी आपको सिखा दिया जाएगा। हम न्यूमेरिकल सेशन रिकॉर्ड करने के ट्राई कर रहे हैं बट वो हो नहीं पा रहा ड्यू टू सम इश्यूज। बहुत जल्दी आपको विद इन नेक्स्ट वीक आपको न्यूमेरिकल सेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है। ग्रेविटेशन की अगर हम लोग बात करें तो ग्रेविटेशन, आप लोगों ने ग्रेविटी का नाम, न्यूटन का नाम, वो एप्पल वाली स्टोरी सबने सुनी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम उन सबको चीजों को लेके आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सो वेलकम टू द पार्ट 1 ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर, पार्ट 3 ऑफ योर फिजिक्स फॉर क्लास 9th। दिस इज पार्ट नंबर 1 ऑफ द चैप्टर। अगर हम बात करें किसी बॉडी के ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगाएं तो क्या हो सकता है, बॉडी मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन में जाएगी, है ना। अगर जो राइट से लेफ्ट में जा सकती है, लेफ्ट टू राइट जा सकती है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ जा सकती है, या डायगोनली जा सकती है, बट बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही जाती है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप थ्रो भी करोगे किसी बॉडी को तो एक कर्व बनाती है। पहला पैराबोला कहता है उसे हम लोग, तो पैराबोलिक पाथवे कवर करती है। बट आप लोगों ने देखा है कि कई बार बॉडी होती है वो रिवॉल्व कर रही होती है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। द बेस्ट एग्जांपल इज अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जबकि अगर ये फोर्स लग रहा है कोई और अगर ये फोर्स नहीं भी है तब भी उसे स्ट्रेट लाइन में मूव होना चाहिए था। व्हाई इज इट फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ, नॉट सर्कुलर, आई विल से एलिप्टिकल पाथ, है ना। चपटा सा है, थोड़ा सा गोला है बट वो चपटा गोला है थोड़ा सा। और वहीं अगर मैं आपकी बात करूं मून अराउंड द अर्थ, वो भी सर्कुलर पाथ में मोशन शो कर रहे हैं ना। सो व्हाई सो, ऐसा क्या है जो कि एक ऑब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूसली अंदर की तरफ खींच रही है। वो एक्चुअली में सीधा जाना चाह रहा है, देन अंदर की तरफ आ रहा है, फिर सीधा जाना चाह रहा है, फिर अंदर की तरफ आ रहा है। तो ये जो अंदर की तरफ आने वाला फोर्स है, कहीं ना कहीं यही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। एक एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है, दैट इज एक्टिविटी नंबर 10.1, है ना। एक्टिविटी कहती है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट, पत्थर को एक रस्सी पे बांधिए एंड उसे कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कीजिए और एक टाइम पे उसे एकदम स्टॉप कर दीजिए। जो आपको क्या नोटिस करने को मिलेगा, जो पत्थर है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल जाएगा। सपोज मैं पत्थर घुमा रहा हूं, मैंने यहाँ पे आके रोक दिया तो पत्थर ऐसे चल जाएगा आपका, है ना। ये है और ये ऐसे जाएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये जब तक आप ऐसे ऐसे घुमा रहे थे वो सेंटर में आ रहा था। तो ऐसा क्या है जो कि उसे सेंटर की तरफ ला रहा है, तो देयर इज वन फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। नेम क्या है फोर्स का, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कहीं ना कहीं किसी बॉडी को क्या कर रहा है, कीप बॉडी टुवर्ड सेंटर, कीप पुलिंग बॉडी टू पुल बॉडी टुवर्ड सेंटर। ये जो फोर्स है ये क्या कर रहा है, बॉडी को सेंटर की तरफ खींचने की ट्राई करता है। मतलब लेटर से अगर ये कोई बॉडी है जो कि मूव कर रही है, लेटर से ये मून है आपका, ये आपकी अर्थ है, इसने इसके अराउंड घूमना है। तो जब इसे घूमना है तो इसकी एक ऐसा फोर्स लगना चाहिए जो कि इसे सेंटर की तरफ खींचे, तो वो सेंटर की तरफ से ऐसे खींचेगा, है ना। सेम जब यहाँ होगा तो ये भी सेंटर की तरफ आने की ट्राई करेगा, यहाँ होगा तो इसकी तरफ फोर्स लगेगा, इधर होगा तो इधर फोर्स लगेगा, यहाँ पे होगा तो यहाँ फोर्स लगेगा। तो दिस सेंटर सीकिंग फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है, द सेंटर सीकिंग और फोर्स पुलिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट इसी का आता है कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो एक तो आप लोगों ने पढ़ा कि ये सेंटर की तरफ किसी बॉडी को मूव करने की ट्राई करवाता है, सेंटर की तरफ किसी को पुल करता है। ऑल्सो दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, है ना। ये आपको अंदर की तरफ दिखाता हुआ दिख रहा है, तो द फोर्स इज अट्रैक्टिव, द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर।
ये किसी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी की तरफ धक्का मारने की ट्राई कर रहा है, तो दैट इज व्हाई अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। तो दिस इज लिटिल बिट जो कि आपकी बुक में सेंट्रीपिटल के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा मैं आपको बता दूं, सेंट्री का मतलब होता है सेंटर एंड पिटल का मतलब होता है सीकिंग, ठीक है। सेंटर सीकिंग फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, वहां से नाम आया। हायर क्लासेस में जाके आप एक ऐसा फोर्स पढ़ोगे जो कि किसी बॉडी को बाहर की तरफ भी मूव कराता है, उसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। नाम लिख देता हूं मैं, उसकी डेफिनेशन या फिर हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये ऐसा फोर्स होता है किसी बॉडी को बाहर की तरफ मूव कराने की ट्राई करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम डायरेक्शन की बात करें, अगर ये किसी बॉडी को आपको सर्कुलर पाथ, अच्छा दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी, this force is responsible for uniform नहीं लिखेगा, for providing circular motion to body। कोई बॉडी अगर जो सर्कुलर मोशन में, तो उसमें कौन सा फोर्स आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, पक्का है, श्योर है, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। सपोज कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, आपको इस पॉइंट पे इस बॉडी की डायरेक्शन चाहिए, तो जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ एनी बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय इट्स टेंजेंट। नाउ व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट क्या होती है? सो डायरेक्शन इज गिवन बाय टेंजेंट, डायरेक्शन इज गिवन बाय tangent। now what tangent is? Tangent is any line, tangent is any line touching circle, touching periphery of a circle, periphery of a circle at any one point। ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे सर्कल चैप्टर के अंदर, आपके पास 9th क्लास में भी सर्कल चैप्टर, उसमें ये चीज नहीं है, बट अभी आप पढ़ लीजिए टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट इज एनी पॉइंट, एनी लाइन जो कि सर्कल को एक पार्ट पे टच करे, जैसे ये है, इस पे एक लाइन ड्रॉ करी, सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है सिर्फ, है ना, ये टेंजेंट हो गई। इधर की बात करूं, ये 2 पे हो गई, तो कोड हो गई आपकी, कोड नहीं, एक पॉइंट पे जो भी लाइन टच करेगी टेंजेंट होगी इसकी, ठीक है। अब सपोज ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है, जैसे आपकी क्या मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है। तो अगर जो आपको डायरेक्शन निकालनी है इस पॉइंट पे, है ना, तो बॉडी क्या होगी, इधर जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड है। यहां पे निकालनी है तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये डायरेक्शन आ गई इसकी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इन अ मोशन ऑफ सर्कुलर टाइप, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू चैप्टर। इसके बाद हम थोड़ा ग्रेविटेशन के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। अब न्यूटन जी के ऊपर, सर के ऊपर क्या गिरा था, एप्पल गिरा था। उन्होंने उस चीज को खाने की बजाय उसके ऊपर डिस्कवरी शुरू कर दी, उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च शुरू करी। आपके ऊपर एप्पल गिरेगा, आप खाओगे ना, बट उन्होंने खाया नहीं, उन्होंने उसके ऊपर बारे में सोचा, है ना। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया एक्चुअली में, और उन्होंने कहा कि कोई चीज नीचे की तरफ ही क्यों आती है, वाई एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ, है ना, नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर तो जा सकता था वो, वाई ओनली डाउनवर्ड। तो इस चीज को स्टडी करते 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 न्यूटन जी ने एक और टॉपिक डिस्कवर कर दिया, जो कि आज आपको परेशान कर रहा है, या फिर हो सकता है आपके लिए अच्छा भी हो, आपको एक्साइटमेंट वगैरह क्रिएट कर रहा है आपके अंदर पढ़ने की, क्यूरियोसिटी बना रहा है, दैट इज योर ग्रेविटेशन, ठीक है। तो न्यूटन इज बेसिकली द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में काम स्टार्ट किया, ग्रेविटेशन के बारे में, एंड दिस इज हाउ योर ग्रेविटी डिस्कवर्ड। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी तो अलग है, सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स पता होना चाहिए आप लोगों को, दैट व्हाट आर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स, the force which acts between two different bodies and tends to attract them. It is always attractive
इन नेचर, ठीक है। ऐसा फोर्स जो कि किसी भी दो बॉडीज के बीच में लग रहा है और वो एक दूसरे की तरफ उसे खींचने की ट्राई कर रहा है। मतलब सपोज ये दो बॉडीज है, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी। ऐसा फोर्स जो कि इन दोनों के बीच में लग रहा है और इन दोनों को एक मोशन के अंदर लाने की ट्राई कर रहा है और एक दूसरे के पास लाने की ट्राई कर रहा है। जैसे आप लोग मैग्नेट्स के साथ खेलते थे ना, मैग्नेट्स अट्रैक्टिव भी होते हैं, रिपल्सिव भी होते हैं, बट ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, दो बॉडीज को पास लाने की ट्राई करता है। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे लिखा गया इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा दो बॉडीज को पास लाने की ट्राई करेगा। दिस इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये सब कुछ चलते हुए फिजिक्स आसान तो नहीं है, फिजिक्स में फॉर्मूलाज होएंगे, तो फॉर्मूला बनाना जरूरी था कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी है। आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट वहां पे एक ही बॉडी है, मास एक ही बॉडी का ले सकते हो, बट यहाँ पे क्योंकि दो बॉडीज है, लेट अस से ये दो बॉडीज बना देता हूं मैं। बॉडी A, इसका मास है m1, दिस इज बॉडी B, जिसका मास है m2। तो इसके लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, तो अगेन रिसर्च शुरू हुई, अगेन फॉर्मूला बनाने की तैयारी हुई, अगेन सारा सेटअप किया गया एंड आपका फॉर्मूला ड्राइव किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू यहाँ का फॉर्मूला आया। सो द नेम ऑफ द रूल इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ व्हाई यूनिवर्सल? क्योंकि जो यूनिवर्स है पूरा, वहां पे इसकी वैल्यू एक्सेप्टेड रहेगी। यूनिवर्स में हर जगह आप कहीं भी चले जाइए, आपको इसकी वैल्यू वैलिड लगेगी, आप हर जगह पे इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि हर यूनिवर्स की हर बॉडी के ऊपर, चाहे वो सेलेस्टियल हो, सेलेस्टियल का मतलब होता है जो भी आपके स्काई में पड़ी हुई है बॉडी यूनिवर्स में है, और चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो लैंड के ऊपर पड़ी हुई है बॉडी, आप दोनों के ऊपर इस लॉ को अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्स में कहीं भी जाके। तो दैट इज व्हाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस बॉडी को, इस लॉ को पढ़ने के लिए उससे पहले आपको पता होना चाहिए, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज A एंड B हैविंग अ मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हम लोगों ने दो बॉडीज मानी A और B, दोनों का मास क्या है, पहली का m1 है, दूसरी का m2 है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस कॉल्ड d, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, d डिस्टेंस है इनके बीच के सेपरेशन का। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, दो स्टेटमेंट देता है ये। फोर्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैंने नहीं लिखा, ठीक है, आप लोग टाइप कर सकते हो, खुद लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स ऑन अ बॉडीज इज डायरेक्टली proportional to product of their masses, ठीक है। किसके बराबर है प्रोडक्ट, जो फोर्स है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब जो भी उनका मास होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से एक स्टेटमेंट आई दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2, क्योंकि हमारी मास क्या था, m1 था, और मास क्या था, m2, A और B बॉडी का। यहां से सेकंड स्टेटमेंट आई, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उन दोनों बॉडीज के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसका क्या कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1 अपॉन समथिंग की फॉर्म में होगा। तो यहां से एक स्टेटमेंट आई हमारे पास दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, यहाँ पे D लिया तो हम D लेंगे, D का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में आप देख सकते हैं जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे दोनों साइड F है, तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, इसका मतलब सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या कंक्लूड किया जा सकता है, दैट F फोर्स एंड दिस फोर्स इज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। ये चीज तो आपको पता होगी, जब किसी यूनिट्स किसी भी क्वांटिटी के बीच में या फिर किसी भी अल्फाबेट्स के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वहां पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। वो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कहीं पर डॉट भी बनी हुई होती है,
उस डॉट का मतलब भी अभी आपके लिए क्या है, मल्टीप्लाई। 11th-12th क्लास में जाके इस डॉट का मतलब भी बदल जाएगा, ठीक है, कुछ और होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे हम m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन d का स्क्वायर हो गया। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम लोग कांस्टेंट इस प्रोपोर्शनल को साइन को हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जैसे हम लोगों ने किया था, आपको याद होगा, f इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p अपॉन t। फिर इसके लिए हम लोग लगाते थे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv अपॉन t। अगर जो आपको याद है कौन से चैप्टर की है, इससे पिछले चैप्टर की डेरिवेशन है ये। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, f इज इक्वल्स टू kma। तो जब हमने इसे हटाया था तो हमने k लगाया था, यहाँ पे कांस्टेंट कहा था मैंने आपको, जिसकी वैल्यू हम लोग वन मान लेते हैं बाद में, है ना। तो ऐसे जब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स में कांस्टेंट हटाऊंगा तो मेरे को कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो वहां पे जो मैं कांस्टेंट लगाऊंगा आपका दैट विल बी, क्योंकि ग्रेविटेशनल है तो जी लगा देंगे, कैपिटल जी, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां से आपके पास फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स डिराइव होता है। एक क्वेश्चन पक्का फॉर श्योर यहां से आपके पेपरों में देखा जाता है, देखा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ कंप्लीट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम थोड़ा सा जी के बारे में देखेंगे। ये जी जो आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, ये क्या है, क्या इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई, क्योंकि हमारे को देखो फोर्स हमें पता चल सकता है एक्चुअली में, मास पता है बॉडी का, हमने लिए बॉडी तो हमें पता होगा मास, देन मास ऑफ सेकंड बॉडी भी पता होगा, डिस्टेंस भी पता होगा। तब इन सब चीजों को पुट किया गया तो आपके पास एक साइंटिस्ट आए, कैवेंडिश, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, कैवेंडिश जी ने 1731 में, आई थिंक 1731, यस 1731 में इसकी वैल्यू आपको दे दी गई, आपके हाथ में रख दी गई कि लो बच्चों आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जब भी आपका जी दिखे तो इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो वो जी क्या है अब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं थोड़ा सा। एंड दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जी को कहते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे करते हैं हम, इरेज नहीं कर रहा मैं उसे। सो फ्यू फैक्ट्स ऑफ यूनिवर्सल, फैक्ट्स तो नहीं कह सकते, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं थोड़े से, कैपिटल जी के बारे में। अच्छा, कैपिटल जी और स्मॉल जी में कंफ्यूज नहीं होना, अभी आप स्मॉल जी आगे पढ़ोगे, यहाँ पे मैं आपको कैपिटल जी ही पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, स्मॉल जी भी हम लोग पढ़ेंगे, चल हम लोग कंपेयर भी करेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर जब मैं यहाँ से जी का फॉर्मूला निकालने की ट्राई करूं, जी को यहाँ रहने दूं, बाकी सारी क्वांटिटीज को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, एफ ये यहाँ पे डिवाइड है तो वहां पे आके मल्टीप्लाई अपॉन, अच्छा डी है ना, मैं फिर आगे लिख रहा हूं उसे, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके डिवाइड, ये क्या बन गया आपका जी का फॉर्मूला आ गया। तो मैं इसी को अगर यहाँ पे एक बार लिख लूं, G इज इक्वल्स टू एफ डी का स्क्वायर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मासेस। इसकी ऐसा यूनिट बनाते हैं अब हम। फोर्स की यूनिट आप लोगों को पता है क्या होती है, न्यूटन, है ना। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, दिस इज न्यूटन। ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के बीच में, से हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं, मीटर में कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन मासेस है नीचे, ये मास है, ये मास, ये केजी में होगा, ये भी केजी में होगा, तो ये हो जाएगा केजी मल्टीप्लाई केजी, तो केजी का स्क्वायर। तो जो यूनिट आपके पास आ गई वो क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, दिस इज यूनिट ऑफ योर व्हाट, कैपिटल जी, एंड दिस इज एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ कमिंग ऑन टू द वैल्यू, अब इसकी क्या वैल्यू प्रपोज की गई, दैट इज प्रपोज्ड बाय हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू प्रपोज की, एंड जो वैल्यू आपकी आई वो आई आपकी 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी
न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी, इसको याद कर लीजिएगा, टिप्स पे रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार ये वैल्यू मिसिंग होती है, आपको दी नहीं जाती, तो आपको वहां पे खुद इस वैल्यू को पुट करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक बार देखिए, कोई डाउट है तो यू आर वेरी फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आपको वीडियो जैसी भी लग रही है आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, ताकि हम लोग इंप्रूव कर पाए। और अदर देन दैट, अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम लोग आपके साथ ग्रो करते रहें। जितना आप हमारी हेल्प करोगे ग्रो करने में, उतना हम आपको डबल देंगे एफर्ट्स लगा के, ताकि आप भी ग्रो कर पाए। नाउ मूविंग ऑन टू, एक फैक्ट है आपके एनसीईआरटी में दे रखा है बॉक्स में, इनवर्स स्क्वायर रूल। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर रूल। देखो नाम से चल रहा है इनवर्स मतलब उल्टा, स्क्वायर मतलब किस चीज का स्क्वायर होगा, रूल। तो आप लोग ना अपनी फिजिक्स में बहुत सारे इनवर्स स्क्वायर रूल पढ़ोगे, बहुत सारे। तो क्योंकि बहुत सारे इनवर्स स्क्वायर रूल हैं, तो दैट इज व्हाई इस रूल को भी, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, यहां से जो आपके पास फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। यहाँ पे जो ये F है ना, ये r स्क्वायर के कैसे इनवर्स में है, उल्टा है, मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r का स्क्वायर। अगर ये कभी भी कोई क्वांटिटी डिस्टेंस के स्क्वायर या किसी भी चीज के स्क्वायर के, बेसिकली डिस्टेंस ही होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देन दिस इज गिवन अ नेम इनवर्स स्क्वायर रूल। ठीक है, इसे इनवर्स स्क्वायर रूल नाम दे दिया गया। तो ये थोड़ा सा आपके बुक में बता रखा है इनवर्स स्क्वायर रूल के बारे में। तो अगर ये कोई भी क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है इन सच अ वे दैट उनका रिलेशन इनवर्स में है और एक क्वांटिटी स्क्वायर में है, देन दैट रूल इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर रूल। ठीक है, अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी सेशन में, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए फिर एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हम लोग सेशन अभी, तो एक न्यूमेरिकल यही करते हैं। न्यूमेरिकल नहीं है, वैल्यूज फुट नहीं होगी बिल्कुल, इसी में थोड़ा सा एप्टीट्यूड का या आईक्यू का न्यूमेरिकल होता है। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन टू द फोर्स इफ masses are doubled keeping distance same। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता है F का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू व्हाट, G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, है ना, r ले लिया मैंने डिस्टेंस उनका। वो कह रहे हैं मासेस को डबल कर दीजिए, मतलब दोनों मासेस को क्या करना है मैं डबल, बट रेडियस को सेम रखना है। तो क्या हो जाएगा, G 2m1 2 डबल करना है, 2m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये होगा आपका f डैश, क्योंकि न्यू फोर्स आ रही है, जो भी आएगा हमें नहीं पता। f डैश इज इक्वल टू G 2 2 4 m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, 4 को इधर ले आऊंगा G से, 4G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। अगर जैसे कंपेयर करूं मैं इसके साथ, दोनों सेम है फॉर्मूला, तो f डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ f, तो आपकी फोर्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज योर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, जो कि आता है, कई बार आता है कि आप लोग मास को हाफ रेडियस को हाफ कर दीजिए। रेडियस को हाफ करना है अगर जे, यह इफ रेडियस इज हाफ्ड कीपिंग द मास सेम रखने हैं हमें। ठीक है, तो F इज इक्वल टू G m1 m2 और r का स्क्वायर, F डैश क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन r बाय 2 का स्क्वायर, क्योंकि हाफ करना है, तो ये क्या बन जाएगा, G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर बाय 4, क्योंकि स्क्वायर हो गया, r का स्क्वायर r स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4। अब ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो अगेन आपका मास क्या हो जाएगा, आपका फोर्स क्या हो जाएगा, एक्चुअली में 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, so this is how questions from this universal law of gravitation can come। also आपको theoretical numerical question भी आएंगे, न्यूमेरिकल में वैल्यूज भी दे सकते हैं m1 m2 r का, और आपको निकालना होगा आंसर, वो क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है थोड़े से
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के एप्लीकेशन से हम लोग ऑरली ही करेंगे। सबसे पहले तो यही वो लॉ है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल वो लॉ है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रही है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन इज डिफरेंट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सोलर सिस्टम, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद आपको थर्ड आती है जो आपका ये है, जो मून है अर्थ के अराउंड, है ना, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन जो मैं बोल रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करना, ठीक है। जो टाइड्स आती है अर्थ में सी के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड सन। जो मून और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दैट इज अ कॉज ऑफ टाइड्स इन आवर ओशंस एंड सीज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट सन और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से क्या आ रही है, टाइड्स आ रही है हमारी अर्थ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशंस, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड सर्टेन न्यूमेरिकल्स हो गए उससे। अब क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे, न्यूटन को राइज हुआ था क्वेश्चन, न्यूटन के ही दिमाग में आया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, दो बॉडीज को खींचता है। उसने खुद बोला था ये चीज और हमें भी पता है क्योंकि हमने देखा हुआ भी है। बट जब एप्पल नीचे गिरा, व्हाई नॉट अर्थ मूव्ड अपवर्ड? अट्रैक्ट तो एप्पल भी कर रहा है अर्थ को, अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, बट एप्पल उसके अंदर क्यों नहीं गिरा? सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस, सन और मून, सॉरी अर्थ और मून का एग्जांपल लेते हैं। अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, सन अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है मून को खींचने में और मून लगा रहा है अर्थ को खींचने में। देन व्हाई डोंट मूव फॉल इनसाइड द अर्थ और अर्थ फॉल इनसाइड द मून? ऐसा क्यों नहीं हो रहा, है ना। सेम इज विद आवर प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट्स के साथ सारे प्लैनेट्स सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से चल रहे हैं बट कोई प्लैनेट उसकी तरफ नहीं जा रहा, व्हाई? तो देखा गया, अगर जब मैं सन और मून की बात करूं, सन और अर्थ की बात करें या फिर अर्थ और मून की बात कर लेते हैं, ये आपका क्या है, लेट अस से ये आपका है अर्थ, ये आपका है मून। जो मास ऑफ अर्थ है दैट इज 100 टाइम्स मास ऑफ मून, मतलब 100 गुना ज्यादा है अर्थ ऑफ मास ऑफ अर्थ एज कंपेयर टू मास ऑफ मून। तो जब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं ना फॉर्मूले के अंदर, तो क्या होता है कि जो मास ऑफ मून होता है ना वो एक बिल्कुल लाइक फिर एक एलिफेंट और चींटी, है ना, कंपेयर करे जाए अगर जाए तो अर्थ इज एलिफेंट एंड मून इज एन आंट। तो एक एलिफेंट के आगे आंट का मास कुछ भी नहीं होता क्योंकि इनके बीच में मास का इतना डिफरेंस है। देयरफॉर मास ऑफ मून इज नेलिजिबल। नेलिजिबल का मतलब होता है अबाउट टू जीरो। अबाउट टू जीरो का मतलब ये नहीं जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं है इसकी वैल्यू। एक चीज देखिए, बच्चों को बताया जाता है कि अबाउट टू जीरो, पेपर में लिख के आते हैं जीरो है इसकी वैल्यू। भाई जीरो नहीं हो सकता मास जीरो कभी नहीं हो सकता किसी बॉडी का। अगर जो मास जीरो तो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इट इज अबाउट टू जीरो, ठीक है। उस बॉडी के आगे अबाउट टू जीरो होता है, तो दैट इज व्हाई मून नेवर फॉल्स इनसाइड अर्थ। सो बिकॉज ऑफ दिस मून नेवर falls into अर्थ, ठीक है। तो ये है सब कुछ आपके उस फैक्ट के बारे में कि क्यों कोई बॉडी जो भारी बॉडी होती है उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि मास का बहुत डिफरेंस होता है, मास नेलिजिबल हो जाता है तो उस बॉडी को अट्रैक्ट ही नहीं कर सकती दूसरी बॉडी, ठीक है। सो आई होप सो इतना सही है आज के लिए, या फिर आपको फ्री फॉल भी बता देते हैं, है ना, फ्री फॉल के बारे में बता देते हैं आपको थोड़ा सा। नहीं, फ्री फॉल हम लोग नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे, फ्री फॉल, उसके बाद हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर तक वहां खत्म कर लेंगे, देन उसके बाद थोड़ा सा चैप्टर रह जाएगा, 3 पार्ट में चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा हमने क्या क्या किया। हमने इंट्रोडक्शन की चैप्टर की, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में स्टडी किया, उसके बाद हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखा, देन उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, अभी ये क्वेश्चन किए थे हमने डी स्क्वायर वाले रिलेशन के रिगार्डिंग, और अभी हम लोगों ने देखा कि क्यों कोई बॉडी एक जो हैवी बॉडी होती है उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाती, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा तो
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज हमारा सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को ग्रो करने में, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग आपके साथ ग्रो कर पाए। थैंक यू फॉर योर टाइम।